सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वीआईपीएम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पेपर नंबर 9 पटवार का, जिसका पूरा सॉल्यूशन अपन यहां पे देखेंगे, केवल मैथ सेक्शन का। बाकी के टीचर्स बाकी का कराएंगे, मैं आपको मैथ्स का सॉल्यूशन कराने लग रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बिल्कुल नहीं पकाऊंगा, अपन सीधे सीधे आते हैं अपने सवाल नंबर फर्स्ट पे। एक बार आप सवाल को पढ़िए और सोचिए कि इस सवाल को करने का सही तरीका क्या हो सकता था। एक स्टूडेंट जब सरलीकरण के सवाल को सॉल्व करता है तो उसकी सबसे पहली अप्रोच क्या होती है? तो वो क्या करता है? वो कहता है कि सर देखो 3/7 है, 2/7 है, 1/14 है, 2/7 माइनस में कितना है? 3 है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, लेने को आप इन सारे नंबरों का एलसीएम ले सकते हैं। चलो ठीक है, जो चीज हमें आती है हम उसी तरीके से कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इन सारे नंबरों का एलसीएम 14 ले लिया। 14 ले सकते हैं ना, 14 ही आएगा। तो आपने कहा कि 7 से 2 बार कट गया और 2 जब 3 से गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। 7 से 2 बार कट गया, 2 से गुणा होके 4 आ जाएगा। 14 से 14 पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 आएगा। 7 से पूरा 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 और माइनस में 14 तिया 42। यहां तो काटने के लिए कुछ नहीं है, तो ये पूरा ही गुणा हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और 15 में से माइनस करना है 42 और इसको डिवाइड कर देना है मेरे प्यारे बच्चों किससे? 14 से। तो एक बात बताओ, पहली बात तो आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव बचेगा, और जब 42 में से 15 माइनस कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट निकल के आएगा 27 27। तो आप कहेंगे हमारे सवाल का जो जवाब हो गया वो हो गया 27/14। आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन यहां से हमारा बिल्कुल सही हो जाता। आ गई ना बात समझ में? अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। यार देखो, ये एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब इस सवाल को करने के लिए आप क्या अप्रोच यूज करते? एक बार जल्दी से इस सवाल को देखो और सोच के देखिए कि इस सवाल को करने के लिए आप क्या अप्रोच यूज कर सकते हो। तो आप क्या करते इसमें कि या तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, या फिर मैं ये देखने की कोशिश करूं कि क्या ऐसा लॉजिक लगा दूं कि सवाल का जवाब मेरा जल्दी निकल के आ जाए। तो मैंने इन दोनों के एक बीच का नंबर सोचने की कोशिश की। किसका नंबर? बीच का नंबर सोचने की कोशिश की। तो मैंने कहा अगर मैं 10,000 में से 9 माइनस कर दूं तो ये आ जाता है, और अगर मैं 10,000 में 9 जोड़ दूं तो मेरे पास ये नंबर निकल के आ जाता है। एग्री करते हो मेरी बात से? अब सर a माइनस बी, a प्लस बी, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। तो सर इसका जब स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आ जाएंगे, और उसमें से जब 81 माइनस कर दोगे तो चलो सर करते हैं। 0 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, बाकी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 9 आएगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, ये हमारे सवाल का जवाब होगा। आपको ऑप्शन बहुत गंदे दे रखे थे, आप 19 देख के इसको लगा के आ जाते, आपके सवाल का जवाब गलत हो जाता। लेकिन आपको देखना होगा 1 2 3 4 5 बार 9 नहीं, 1 2 3 4 5 6 बार 9 बचेगा, और ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका सी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? चलो बेटा, इस सवाल को एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, फटाफट से इस सवाल को एक बार रीड करो जल्दी से। देखते हैं कितना टाइम लेते हो आप इस सवाल को पढ़ने में। उससे भी जल्दी हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। वो क्या कह रहा था? एक घनाकार भंडारण स्थान के आयाम 20 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर है। 2 मीटर, 1.25 मीटर और 1 मीटर आयाम के कितने बक्से रखे जा सकते हैं? अगर मैं
बड़े वाले बक्से के आयतन में से, घनाकार भंडारण के आयतन में से छोटे छोटे बक्सों का आयतन भाग दे दूं तो आपके बक्सों की संख्या निकल के आ जाएगी। बड़ा आसान तरीका होता है। तो आपने कहा अगर मैं 20, 25 और 10 को गुणा कर दूं तो बड़े वाले का आयतन आ जाएगा, और अगर मैं 2 मीटर, 1.25 मीटर और 1 मीटर को गुणा कर दूं तो छोटे का आयतन आ जाएगा। आपका आ जाएगा सर संख्या निकल के। देखो मैंने क्या किया, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा सकता हूं। 2 से कट गया बेटा 10 बार, कट गया ना। 25 से कट गया पूरा 5 बार, और 5 से कट गया 2 बार, तो 2 गुणा में 1000, कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 2000 आपका। इसका मतलब कितने बक्से बनाए जा सकते हैं, 2000 बक्से संख्या में बनाए जा सकते हैं। क्लियर है मामला। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। यही होता है ना बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब वो क्या कह रहा है कि इसका परिमाप, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, पाई आर प्लस में 2r। ये होता है परिमाप। और प्यारे बच्चों परिमाप आपको कितना दे रखा है, 72 कर लिया। अगर मैं इन दोनों में से r कॉमन ले लूं तो यहां बच जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 और यहां मेरा 2 बच जाएगा, और बराबर में मुझे परिमाप कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। तो सर ये हो गया r गुणा में 7 दूनी 14 और 22 को जोड़ देंगे तो 36/7, और बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अगर मैं इसको पूरा 2 बार काट लेता हूं तो आपकी जो त्रिज्या निकल के आ जाएगी 7 दूनी 14, कितनी निकल के आएगी, 14। तो त्रिज्या बराबर रख दीजिए, 14 निकल के आ गई। तो आप कहेंगे पाई गुणा में 14 गुणा में 14, या पाई की वैल्यू भी तो रखनी है ना, तो फिर पाई की वैल्यू सीधा रखो ना 22/7, 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14, और बेचारा ये 1/2 था, ये 1/2 रह जाएगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 का 8, 2 बच गया, 14 दूनी 28 और 2 30। इसका मतलब ये है कि हमारा क्षेत्रफल 308 निकल के आ जाएगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, बिना फॉर्मूले के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। केवल इतना सा काम करना है, फॉर्मूले याद करके पेपर में जाने हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई आरंभिक लंबाई की 3 गुना बढ़ा दी जाती है। जैसे मान लो पहले कोई घन था, उसकी भुजा 1 थी, अब उसकी भुजा कितनी कर दी, 3 कर दी। मतलब पहले घन की भुजा अगर 1 थी तो अब जो घन बनाया उसकी भुजा कितनी होगी, 3 होगी। क्या पूछ रहा है, उसके आयतन के आरंभिक आयतन कितना गुना हो जाएगा। भुजा का 3 पावर अगर कर दिया जाए तो आयतन निकल के आता है। तो अगर मैं इनके आयतन की बात करूं तो इनका आयतन कितना होगा, इसका आयतन तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसका आयतन कितना हो जाएगा, 27। तो जब आप उसकी भुजा को 3 गुना कर देंगे तो बेटा आयतन आपका कितना, 27 गुना हो जाएगा। इससे शॉर्ट तरीका आपको इस सवाल का नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब चारों भुजाओं को जोड़ दिया तो 44 निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भुजा की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी कि नहीं। क्या पूछ रहा है, वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिमाप जिसकी त्रिज्या दिए गए वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। तो भैया वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, और वो कह रहा है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो इसकी भुजा के बराबर है। तो परिमाप कितना निकल के आ जाएगा, 22 पाई मेरे सवाल का जवाब होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब भाई यहां पे डिपेंड करता है आपका बेसिक, कि आपने बेसिक किस तरीके से अपना तैयार किया हुआ है। अगर बेसिक पे पकड़ बहुत मजबूत है तब तो फिर सीधी चीजें दिखाई देंगी कि हमको किस सवाल में क्या और कितना काम करना है। यह सबसे जरूरी है कि सटीक तरीका पता होना किसी भी सवाल को करने का। अगले सवाल पे अगर मैं बढ़ूं, एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अगर मैं बात करूं फीमेल्स की और मेल की, तो इनका जो अनुपात है वो 3:2 है। हॉल में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो जाती हैं, तो महिलाओं की जो संख्या है वो 300 बढ़ जाती है। ये लीजिए सर, महिलाओं की संख्या 300 बढ़ गई, तो अनुपात 5:2 हो गया। अरे यार एक बात बताओ, महिलाओं की संख्या बढ़ी लेकिन पुरुष तो उतने ही हैं, और 3 अनुपात से अगर 5 अनुपात हो गया तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं के कितने अनुपात बढ़ गए होंगे, 2 अनुपात, और 2 अनुपात की वजह से कितनी महिलाएं आ रही हैं, 300। तो 2 अनुपात अगर 300 के बराबर होगा, इसका मतलब 1 की जो वैल्यू होगी वो 150 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है कि क्लब में महिला सदस्यों की संख्या अब कितनी होगी। अब क्लब में कितनी महिलाएं हैं, 5। 1 अनुपात अगर 150 के बराबर है तो 5 अनुपात की जो वैल्यू होगी 15 पंजे 75, तो अब महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 750 महिलाएं होंगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12, 24 और 45 का चौथा समानुपाती बताइए। चौथा समानुपाती कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले नंबर को तीसरे वाले नंबर से गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा, और पहले वाले नंबर से भाग दे दीजिए, आपका चौथा समानुपात निकल जाएगा। 12 दूनी 24, 45 दूनी 90। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। यदि किसी संख्या और उस संख्या का 25% दोनों के बीच का अंतर निकाला जाए तो 24 निकल के आता है, तो बताइए वो संख्या क्या होगी। अब आप उस संख्या को x मानो, आप उस संख्या को 100 मानो, आप उस संख्या को छोटा कोई नंबर मान लो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने मान लिया कि वो संख्या 4 है जो पूरी है। अगर इसका 25% निकालेंगे तो आप मुझे बताइए 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता। इतना हमें पता होना चाहिए। अगर मैं किसी संख्या को 4 मान रहा हूं तो भाई उसका 25% कितना होगा, 1 होगा। तो वो कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर 3 है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 3 ना दे रखा, दोनों के बीच का अंतर 24 है। कितने गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा। इसका मतलब वो संख्या भी 8 गुना ज्यादा होगी, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 32। कुछ नहीं करना पड़ा, 100 मानते तो भी उत्तर यही आता, 200 मानते तो भी उत्तर यही आता। बस सवाल को करने का तरीका पता हो कि x इस्तेमाल नहीं करना हमें। आगे चलिए। एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंकों की आवश्यकता होती है। मतलब अगर किसी विद्यार्थी के 20% नंबर आ जाएं तो वो पास हो जाएगा। अब 20% के लिए कितने नंबर चाहिए वो पता करना है, लेकिन उसने 10% प्राप्त किए। भैया लड़का जैसे तैसे करके 10% नंबर ले आया और 20 अंकों से फेल हो गया। जितने नंबरों से आप फेल होते हैं, इसका मतलब उतने नंबर अगर और मिल जाएं तो हम पास हो जाएंगे कि नहीं होंगे। यार 10% नंबर तो हमारे आ गए, अगर 20 नंबरों का जुगाड़ और हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इस 10 को यहां भेज दिया, 20 में से 10 माइनस करोगे 10 आएगा। इसका मतलब 10% 20 नंबर के बराबर है। तो अगर 10% 20 नंबर के बराबर है तो 20% कितने नंबरों के बराबर होगा, 40। तो आपको 40 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही हर बार की कहानी,
आपका बेसिक पे पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। पहले गांव में 4000 लोग थे, महिला पुरुषों को बढ़ाने के बाद कितने हो गए? 4500। मतलब गांव में 500 लोगों की नई एंट्री हो गई होगी। क्लियर है? अब देखिए, अगर ये सारे के सारे 4000, मैं आपको करने का एक नया तरीका बताता हूं, आप पता नहीं इसको कैसे करते हैं। 4000 हैं साहब लोग बाग, अगर सबको केवल 10% बढ़ाया गया होता तो शहर में 400 लोग नए आते। अगर आप इनको 10% 20% ना बढ़ा के दोनों को ही 10 बढ़ा दिया तो 400 लोगों की एंट्री नहीं होती। अगर सारे के सारे जितने भी लोग थे सबको 20% बढ़ा दिया गया होता तो कितने लोग नए आते? 800 लोग नए आते। लेकिन ना तो 400 लोग नए आ रहे हैं ना 800 लोग नए आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं कितने? 500। तो घटा बढ़ा लीजिए साहब, इसमें से इसको माइनस करेंगे 300, इसमें से इसको माइनस करेंगे 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुरुषों की संख्या जिनको 10% बढ़ाया गया था वो अगर 300 है तो महिलाओं की संख्या को 20% बढ़ाया गया वो 100 होगी। तो दोनों को मिलाने के बाद टोटल शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 400। लेकिन टोटल शहर की जनसंख्या कितनी थी? 4000। 4000 थी तो 1000 महिलाएं और 3000 पुरुष होंगे। तो आपसे कह रहा है नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या आपकी 3000 थी। आंसर आ गया निकल के। आगे बढ़ो। एक वस्तु को 19.50 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति ने 30% का लाभ कमाया। अब यार ये जो 30% होता है ये होता है 3/10। होता है कि नहीं होता? मतलब अगर कोई सामान आपने 10 रुपए का खरीदा है तो आपने उस सामान को 3 रुपए का लाभ कमा के 13 रुपए का बेच दिया होगा। लेकिन सामान 13 रुपए का नहीं बिका, सामान बिका 19.50 रुपए का। कितने गुना ज्यादा? 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 1.5 गुना ज्यादा। तो भैया उस सामान की जो खरीद होगी 1.5 गुना ज्यादा कितनी हो जाएगी? 15 रुपए उस सामान की खरीद होगी। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि अगर उस सामान पे 40% का लाभ कमाना है तो सामान कितने का है? 15 रुपए का। और अगर 40% का लाभ कमाना है तो आपको वो सामान 140% में बेचना होगा। 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। तो आप उस सामान को अब 21 रुपए का बेचो तब काम चलेगा। तो कह रहा है बिक्री मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? पहले बिक्री मूल्य कितना था? 19.50। अब बिक्री मूल्य कितना है? 21 रुपए। तो आप जितने पैसे में सामान बेच रहे हैं आपको सामान 1.5 रुपए ज्यादा में बेचना होगा। ए ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार पंखे की सूची मूल्य पर क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर कोई सामान वो 100 रुपए का खरीद के लाया तो वो उस पे कितना अंकित कर देता है? 122 रुपए। यही बोल रहा है ना? 22%। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं 100 रुपए का खरीद के लाया तो इस पेन पे मैंने 22 रुपए ज्यादा लिख दिए, 122 रुपए लिख दिए। अब मैं छोटा कर लेता हूं तो जब मैंने इसको 2 से काटा तो ये 50 बार कट गया, और जब मैंने इसको 2 से काटा तो ये 61 बार कट गया। तो 50 का सामान पे कितना लिख दिया? 61 लिख दिया। अब क्या कह रहा है?
अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% की छूट देने के बाद सामान को बेच देता होगा। मतलब अगर 100 रुपए का कोई सामान है तो 15 रुपए कम में बेचा तो सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा? 15 रुपए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विक्रय मूल्य? अब देखिए सर, अगर मैं इसको 5 से काट लूं तो 20 बार कट गया, और 5 से काट लूं तो 17 बार कट गया। आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। समानुपात निकालना आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता होगा समानुपात निकालना। भैया यहाँ 61 बढ़ दिया, यहाँ 20 बढ़ दिया। अगर आप कोई सामान 1000 का लाए थे तो उस पे आपने 1220 रुपए लिख दिया, और वो सामान आपने 17 एकम 17 का 7, 17 छिक्की 102 और 103 1037 में बेच दिया। तो वो कह रहा है उसे 111 रुपए का लाभ हुआ। 1000 रुपए का सामान अगर 1100, लाभ तो क्रय और विक्रय के बीच में निकलता है। तो भैया 1000 रुपए का सामान 1037 का बिका, 37 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन वो कह रहा है लाभ हुआ कितने का? 111 का। कितने गुना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा। पूछ रहा है अंकित मूल्य, सूची मूल्य। सूची मूल्य भी 3 गुना हो जाएगा। तो 12 तिया 36 और 20 तिया 60, तो सूची मूल्य हो जाएगा आपका 3660 रुपए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है 4800 रुपए पर 15% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 2160 रुपए होगा? देखो भाई, हर साल 15% का ब्याज मिलेगा, और 4800 रुपए पे अगर आप 15% का ब्याज लगा रहे हैं तो मैं ये पता कर लेता हूं कि भैया जो मुझे 2160 रुपए का ब्याज मिला है वो भी टोटल 4800 रुपए पर, तो टोटल कितने प्रतिशत मैंने ब्याज दे दिया होगा पता लगा सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 15% का ब्याज आपको हर साल मिलेगा, लेकिन टोटल 4800 रुपए पे 2160 रुपए का आपने ब्याज भरा, तो कितना ब्याज भर दिया? 2 जीरो से 2 जीरो काट ली। 48 से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 48 4 8 32 4 चौक 16 4 पंजे 20 48 पंजे 45% बाहर कट जाएगा। तो आपने कहा कि हमने टोटल 45% का ब्याज दे दिया होगा। अब एक बात बताओ, अगर हर साल 15% ब्याज लग रहा है तो 45% ब्याज कितने साल में लग जाएगा? 3 साल में। सवाल का उत्तर निकल के आ गया। कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। आगे बढ़ते हैं सर। एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में 12,100 रुपए हो जाती है। आपका कुछ पैसा है, मूलधन। अगर ये आपने किसी को 2 साल के लिए दे दिया तो आपका पैसा 12,100 रुपए हो गया। ठीक है, मतलब ब्याज जोड़ने के बाद मूलधन में जो पैसा आपको वापस मिलेगा वो 12,100 रुपए होगा। 3 वर्षों में ये पैसा 13,000। अगर ये पैसा आप किसी को 3 साल के लिए दे देते तो 3 साल बाद आपका पैसा 13,310 रुपए हो जाता। होता कि नहीं होता? अब यार इन दोनों के बीच का अंतर 3 साल, इन दोनों के बीच का अंतर 2 साल। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच का अंतर 1 साल का होगा कि नहीं होगा? तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है वो निकाल लेंगे। तो 1 साल में आपका जितना पैसा बढ़ रहा होगा वो ब्याज मिल रहा होगा। तो माइनस करते हैं। 310 में से 100 माइनस करेंगे 210 बचेगा। 13 में से 12 माइनस करेंगे 1 बचेगा। इसका मतलब 1 साल में आपको 1210 रुपए मिलता है। तो यहां 2 साल में आपको कितना ब्याज मिला होगा? तो 2 साल में आपको ब्याज मिला होगा सर कितना परसेंट? अगर मैं 1210 का निकालूं तो कितना ब्याज मिल जाएगा? आपको ब्याज मिल रहा होगा 2420 रुपए का। 1210 का दुगना 2420, 2 साल का ब्याज। अगर
आप 12,100 रुपए उधार दे रहे हो 2,420 रुपए पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस कर दिया जाए तो मूलधन निकल के आ जाएगा 80 आया, 6 आया, 3 आया, हाँ माफ करना, यहां पे बच गया 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ये हो गया हमारे पास 9,000, अरे यार 9,680 रुपए मूलधन। तो क्या पूछ रहा है आपसे? ब्याज पूछ रहा है 9,680 रुपए का मूलधन। ब्याज बताइए, ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चलिए सर, ब्याज मिल रहा है आपको 1,210 रुपए का, मूलधन है आपका 9,680 रुपए, दर निकालनी है और समय आपको दिया हुआ है कितना? 1,210 रुपए का ब्याज, 1 साल का समय बटे 100। चलो मालिक, 0 से 0 कट गई, ये कट गया पूरा 8 बार, और 8 से 100 को काटेंगे तो दर आ जाएगी 12.5%। तो एक काम करना, इस 12 को लिख लेना 12.5%, मिसप्रिंट हो गया है। आपकी ब्याज की दर कितनी आएगी? 12.5%। आगे बढ़ते हैं। एक स्वास्थ्य क्लब में 80% सदस्य पुरुष हैं। देखो भैया, मेल कितने हैं? 80%। इसका मतलब फीमेल कितनी होंगी? 20%। इसका मतलब टोटल कितने होंगे? 100%। इसमें तो कोई दो राय नहीं होंगी आपको। पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। अब भाई एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है ये इस्तेमाल करना। 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 1 बार और 20 से काटा 5 बार। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है 4 आदमी 1 महिला, तो टोटल 5 पुरुष हो जाएंगे। पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है, महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है। तो पूछ रहा है सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। ये लीजिए सर, सवाल को कर लिया। गुणा करेंगे 120 साल, गुणा करेंगे 40, इन दोनों को गुणा करेंगे 5x, दोनों को जोड़ेंगे 160 और 160 की जो वैल्यू होगी वो 5x हो जाएगी। x से 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो टोटल पॉपुलेशन की औसत आयु 32 वर्ष होगी। आगे चलते हैं सर, बढ़े आगे इसी तरीके से। एक क्रिकेटर का अपनी 7 पारियों का औसत, 7 पारियों में 28-28 के हिसाब से रन बनाए। अगली 3 पारियों में 32-32 रन बनाए, तो 11वीं पारी, 7 और 3 10 पारी हो गई। 11वीं पारी मतलब एक पारी 11वें नंबर की, उसमें कितने रन बनाए, ताकि सभी पारियों का, सभी 11 पारियां हो गई हैं, इसमें उसका औसत कितना हो जाए? 33 हो जाए। दोबारा सुन लीजिए, यह तरीका शायद आपने नहीं देखा होगा इस तरीके के कठिन सवालों को करने का। देखो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं 7 पारियां खेली, फिर 3 पारियां खेली, 10 पारी हो गई। एक और पारी खेली, उसमें कितने रन बनाएगा कि सभी पारियों का औसत 33 हो जाएगा। भैया एक पारी में अगर 28 रन, तो टोटल 7 पारियों में आपने कितने रन बना लिए होंगे? तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196, 196। चेक कर लीजिए, 8 7 56 का सेप 5 बच गया, 7 दूनी 14 और 5, बिल्कुल। इन दोनों को गुणा करेंगे 96, इन दोनों को गुणा करेंगे x, इन दोनों को गुणा करेंगे 363। x बराबर हो जाएगा 363 माइनस में
6 और 6 12 की 2, 1 बच गया। 9 दूनी 18 और 1 19 का 9, 1 बच गया। 1 और 1 2 बच गया। अब अगर x निकालना है तो माइनस कर दीजिए। 3 में से 2 माइनस किया 1, 16 में से 9 माइनस किए 7, तो 71 आ जाएगा। 71 आपका आंसर निकल के आ गया। और ये था आपके सवाल। नहीं, एक और बच रहा है, मुझे लगा आखिरी सवाल था। 56 बच्चों में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट बांटे गए। बच्चे कितने हैं? 56 है। और हर बच्चे को चॉकलेट दिया। प्रत्येक बच्चे को 8 चॉकलेट मिले। अगर एक बच्चा 8 चॉकलेट खाता है तो सारे बच्चे मिलके 56 गुणा 8 चॉकलेट खा जाएंगे। और 17 चॉकलेट बच गए। इसका मतलब यह है आपके पास अभी भी 17 चॉकलेट बचे हुए हैं। तो 17 चॉकलेट आप ज्यादा लेके आए होंगे। कितने चॉकलेट हो गए टोटल? 8 पंजे 40, 400, और 8 6 48, तो ये हो गया 448। और प्लस में 17, तो 7 और 8 15 का 5, 1 बच गया, 6 आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब आपके पास टोटल 465 क्या होंगी? चॉकलेट्स होंगी। तो भैया ये था आपका पेपर नंबर 9 का सॉल्यूशन। कोई तरीका अगर आपको नया लगता है तो यकीनन उसमें दिक्कत आएगी। उसको फिर बार बार देखिए, सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि तरीके इफेक्टिव हैं। जल्दी सवाल का आंसर आपका निकाल के दे देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में फिल पूरी और एनर्जी और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के साथ अपन जुड़ेंगे पेपर नंबर 10 में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।